अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौसिया प्रोफेसर अकेडमी। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल होगा, जो लेक्चर होगा वो होगा प्रोसेस स्टेट्स के ऊपर। तो प्रोसेस स्टेट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जितने भी तमाम आने वाले कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रोसेस स्टेट्स में कि क्या कर्नल को पता होता है इन तमाम स्टेट्स के बारे में? नहीं, ये यूजर को समझाने के लिए जस्ट एक मॉडल बनाया गया है, एक लाइफ साइकिल बनाया गया ताकि यूजर को पता चले कि जब उसका प्रोसेस क्रिएट होता है, यानी जब कोई भी यूजर अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करता है तो वो प्रोसेस किन किन स्टेट्स में से होता हुआ पास आउट होता है और टर्मिनेट होता है। तो यूजर को समझाने के लिए जस्ट एक मॉडल बनाया गया है ताकि उसको पता चले कि उसका प्रोसेस किस तरह डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ग्रो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्राइमरी स्टेट्स बताई गई हैं, 5 प्राइमरी स्टेट हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल स्टेट्स भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली स्टेट आती है वो न्यू स्टेट है, रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है, टर्मिनेटेड और वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट है। ये 5 जो स्टेट्स हैं ये प्राइमरी स्टेट्स हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल स्टेट्स हैं उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेट्स की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्टेट आती है न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे न्यू स्टेट मींस के लेट्स सपोज अगर मैंने एक प्रोसेस को क्रिएट किया, यानी यूजर जब एक किसी प्रोसेस को क्रिएट करता है, अब प्रोसेस को क्रिएट करने से क्या मुराद है? यानी फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स सपोज सी का एक प्रोग्राम लिखा, अभी मैंने इस प्रोग्राम को रन नहीं किया बल्कि .c एक्सटेंशन के साथ अपने हार्ड डिस्क के अंदर उसको परमानेंट सेव कर दिया। अभी वो एक आइडल स्टेट के अंदर पड़ा है, एक परमानेंट स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसको अभी रन नहीं किया। या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, लाइक आप मोजिला फायरफॉक्स को ओपन करते हैं, गूगल क्रोम को ओपन करते हैं या किसी भी वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करते हैं, या फिर आप इवन ये भी कह सकते हैं कि जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के अंदर माउंट होता है तो बैक एंड में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कोई प्रोसेस नहीं था, अब आपने एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर दिया, तो इसको कहते हैं प्रोसेस को क्रिएट करना। लेट्स सपोज जैसे ही मैंने प्रोसेस को क्रिएट किया, अब क्रिएट किया तो कहाँ पे पड़ा है? अभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ा है, अभी रन नहीं किया। जैसे ही मैं इस प्रोसेस को पॉप करूंगा तो पॉप करते साथ वो कहाँ पे आ जाएगा? हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर। अब रेडी स्टेट या इसको रेडी क्यू भी बोलते हैं, रेडी स्टेट का मतलब है यहाँ पर रैम, यानी हमने प्रोसेस को क्या किया? सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर अब हम रैम में लेके आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसेस को उठा के रेडी क्यू के अंदर लेके आता है, रैम के अंदर लेके आता है? यहाँ पे वर्क करता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि न्यू स्टेट में से ज्यादा प्रोसेसेस को उठा के कहाँ पे लेके आना है? रेडी स्टेट के अंदर। अब रेडी स्टेट में हमारे पास होती है यहाँ पे रैम। मैंने लास्ट में भी बताया था कि एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास बहुत बढ़िया मान के चल रहे हैं, हमारे पास आज सिस्टम्स के अंदर 1 टेराबाइट तक अवेलेबल है। तो इस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। हमने क्या करना है? अब चूंकि रेडी स्टेट के अंदर हमारे पास रैम है, रैम होती है लिमिटेड 2 GB, 4 GB, मैक्सिमम 16 GB तक। हमारा मकसद यहाँ पे रैम को भरना नहीं है, हमने क्या करना है? इन तमाम n नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से कुछ प्रोसेसेस को उठाना है और कहाँ पे लेके आना है? रेडी स्टेट के अंदर। अब रेडी स्टेट के अंदर जब प्रोसेसेस आ गए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके, तो अब हमारा पर्पस यहाँ पे इसको फिल आउट नहीं करना बल्कि क्या करना है? जितने प्रोसेसेस यहाँ पे आ गए हैं उन प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन है। अब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो उन प्रोसेसेस को कहाँ पे देना पड़ेगा? रनिंग स्टेट के अंदर। तो हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर जितने भी प्रोसेसेस आ गए, अब हमने उनमें से कुछ प्रोसेसेस को उठा के क्या कर देना है? रनिंग स्टेट के ऊपर डिस्पैच कर देना है। डिस्पैच या इसको शेड्यूल भी कहते हैं। डिस्पैच या शेड्यूल करने से मुराद ये है कि आपने रेडी स्टेट में से कुछ प्रोसेसेस को उठाया और कहाँ पे डिस्पैच कर दिया? रनिंग स्टेट के ऊपर। डिस्पैच क्यों किया? क्योंकि तमाम प्रोसेसेस जितने भी हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर पड़े हैं उनको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, और एग्जीक्यूट कौन करता है? आपका CPU। तो रनिंग स्टेट के अंदर हमारे पास CPU है जो उन तमाम प्रोसेसेस को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेजर सवाल क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि कितने प्रोसेसेस को उठा के हमने रनिंग स्टेट के अंदर लेके आना है। पहले हमने यहाँ पे बात की न्यू रेडी स्टेट के अंदर, यानी न्यू स्टेट में से हमने कुछ प्रोसेसेस को उठा के कहाँ पे लेके आना है? रेडी स्टेट के अंदर। इसको कहते हैं बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं, यानी कुछ प्रोसेसेस को उठा के रैम सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लेके आना कहाँ पे? रेडी स्टेट यानी रेडी क्यू के अंदर। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि रेडी स्टेट में से कितने प्रोसेसेस को उठा के हम शेड्यूल करेंगे या डिस्पैच करेंगे रनिंग स्टेट के ऊपर?
ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने CPU हैं। अब अगर तो आप यूनिप्रोसेसर मान के चल रहे हैं, यूनिप्रोसेसर का मतलब है एक ही CPU है, अगर एक ही CPU है तो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप ग्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे मे भी आप मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ चला सकते हैं। लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी कोर्स है वहाँ पर सिर्फ यूनिप्रोसेसर को ही डिस्कस किया गया, तो यहाँ पे हम भी यूनिप्रोसेसर ही मान के चलेंगे। तो अगर हमारे पास यूनिप्रोसेसर है तो हमने क्या करना है, अब हमने रेडी स्टेट में से एक प्रोसेस को उठाया और उसको डिस्पैच कर दिया या शेड्यूल कर दिया किसके ऊपर, रनिंग स्टेट के ऊपर या रनिंग क्यू के ऊपर, यानी CPU को हमने एलोकेट कर दिया। अब CPU क्या करेगा, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अब लेट्स सपोज CPU ने उस प्रोसेस को क्या करना शुरू किया, एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एग्जीक्यूट किया यानी अब प्रोसेस के अंदर होता है कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन होती हैं। CPU ने क्या किया, उस प्रोसेस की तमाम इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जब वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया तो फिर इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब होता है डी एलोकेशन। डी एलोकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, डी एलोकेशन कहते हैं जब हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट में आया था तो रेडी स्टेट में हमारे पास थी रैम। अब रैम के पास जब प्रोसेस आया तो रैम ने उसको कुछ रिसोर्सेज एलोकेट किए, कुछ एड्रेसेस प्रोवाइड किए। अब जब हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है यानी फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो यूं नहीं कि हम फ्री फंड में अपने रिसोर्सेज को बांट रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी हमारे पास बहुत शॉर्ट हैं। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ कम हो या रिसोर्सेज कम हो तो फिर हम उस चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम रिसोर्सेज को जाने देंगे। जब हमारा प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो हम यानी रैम ने जो भी उस प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जितने भी एड्रेस प्रोवाइड किए, उससे क्या कर देगा, डी एलोकेट कर देगा, वापस ले लेगा, ताकि न्यू प्रोसेस को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये थी हमारे एक फेज की कंप्लीशन, यानी किस तरह आपका प्रोसेस एक न्यू स्टेट के अंदर राइज होता है, फिर रेडी में जाता है, फिर रेडी से रनिंग स्टेट के अंदर, फिर रनिंग स्टेट से टर्मिनेट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। ये एक स्टेट की वर्किंग थी। अब जरा एक और सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज रेडी स्टेट में से मैंने एक प्रोसेस को उठा के रनिंग स्टेट के ऊपर डाला। अब यहाँ पे होता है CPU ने क्या किया, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एग्जीक्यूट करते करते अचानक एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अराइज हो गया। अब हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर CPU एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, इतने में एक और प्रोसेस अराइज हुआ रेडी क्यू में जिसकी प्रायोरिटी पहले वाले प्रोसेस की निस्बत क्या थी, ज्यादा थी। तो हमने क्या किया, हमने CPU को कहा कि पहले वाले प्रोसेस की वर्किंग को रोक दो और जो बाद में प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको उठाओ, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट आता है मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। पहले मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि न्यू स्टेट में से कुछ प्रोसेस को उठा के रेडी स्टेट को एलोकेट करना। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है मल्टीटास्किंग का, यानी मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ एलोकेट करना, एक साथ एग्जीक्यूट करवाना। तो यहाँ पे हमारे पास CPU क्या करेगा, जिस प्रोसेस के ऊपर पहले वर्किंग कर रहा था उसको स्टॉप कर देगा और जो प्रोसेस बाद में अराइव हुआ यानी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी उसको उठाएगा, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा उसका टाइम क्वांटम। एक रीजन है यहाँ पे प्रायोरिटी की और दूसरी रीजन है टाइम क्वांटम। लेट्स सपोज मैंने एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम एलोकेट कर दिया। मैंने कहा कि मैं 2 सेकंड के लिए हर प्रोसेस को चलाऊंगा। अब अगर एक प्रोसेस को CPU एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका अगर टाइम क्वांटम 2 सेकंड पूरा हो गया तो CPU क्या करेगा, उसको वापस भेज देगा कहाँ पे, रेडी स्टेट के अंदर, और रेडी स्टेट में से अगले प्रोसेस को उठाएगा और उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पहले जिसमें हमने अभी देखा प्रायोरिटी, उसमें भी यही था। प्रायोरिटी में क्या था कि हमने एक प्रोसेस को जब उठा के CPU को दिया, CPU ने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की, लेकिन इतने में एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, यानी एक VIP प्रोसेस आ गया, या आप कह रहे हैं कि VVIP प्रोसेस आ गया, जिसकी प्रायोरिटी पहले प्रोसेस की उसको ज्यादा थी। तो CPU पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी पहले वाले प्रोसेस जिसके ऊपर वर्किंग कर रहा था उसको क्या कर देगा, वापस भेज देगा रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट में से हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को उठा के उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। या फिर अगर किसी प्रोसेस का टाइम क्वांटम पूरा हो जाए तो फिर क्या होगा कि वो पहले वाले प्रोसेस को रोक देगा, उसकी वर्किंग को स्टॉप करके क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस को उठाएगा और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अगर बात करें कौन सा शेड्यूलर वर्क करता है जो रेडी स्टेट में से एक प्रोसेस को उठा के रनिंग स्टेट को देता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो सेकंड हमारे पास आ गया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। इसका काम क्या होता है कि रेडी स्टेट में से एक प्रोसेस को उठाता है और रनिंग स्टेट को एलोकेट करता है ताकि CPU इसको क्या करे, एग्जीक्यूट करे। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर अब एक और थर्ड फेज की बात करें तो उसमें कुछ सिनेरियो इस तरह होता है कि लेट्स सपोज रेडी स्टेट में से एक प्रोसेस आया, रेडी स्टेट में जब प्रोसेस रनिंग स्टेट के पास गया, CPU ने उस प्रोसेस के ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, लेकिन
अब सीपीयू ने उसकी वर्किंग को स्टॉप नहीं किया, चाहे कि प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का हो या टाइम क्वांटम खत्म हो जाए। अब यहाँ पे ना तो टाइम क्वांटम का कोई लेना देना, ना ही प्रायोरिटी का। तो सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू एक प्रोसेस के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर रहा था, उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इतने में प्रोसेस खुद बोल गया कि मुझे आईओ डिवाइस की नीड है। यानी कि प्रोसेस ने डिमांड की कि मुझे आईओ रिक्वेस्ट डाल दी, मुझे किसी फलां फाइल को रीड करना है। आईओ रिक्वेस्ट कहते हैं कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, यानी प्रोसेस ने डिमांड की कि मुझे किसी फलां फाइल को रीड करना है या मुझे किसी फलां फाइल का प्रिंट निकालना है। अब सीपीयू के पास तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटीज नहीं है। सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेस को कुछ देर के लिए कहां भेज देगा, ब्लॉक स्टेट के अंदर। ब्लॉक भी एक बेसिकली क्यू ही है जो रैम के अंदर पड़ी है। उस प्रोसेस को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा या वेटिंग स्टेट के अंदर भेज देगा कि पहले अपनी इनपुट आउटपुट कंप्लीट करो, जब तुम्हारी आईओ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तब तुम वापस मेरे पास आ जाना, तुम्हारे द्वारा रेडी क्यू के अंदर भेज देंगे और तुम्हारी बारी बाद में आएगी। अब जब उस प्रोसेस का आईओ टाइम कंप्लीट हो जाएगा, बेसिकली वो फाइल पड़ी कहाँ पे जिसको उसने रीड करना है, वो फाइल पड़ी होती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो जब वो फाइल वगैरह रीड कर लेगा तो वेटिंग स्टेट में से उसको दोबारा कहाँ भेज दिया जाएगा, वापस रेडी स्टेट के अंदर। अब उसको वापस हमने यहाँ पे रनिंग स्टेट के अंदर ही लेके आना, बल्कि कहाँ लेके आना है, रेडी स्टेट के अंदर, क्योंकि रनिंग स्टेट के अंदर तो ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोसेस होगा जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो इसकी फिर फ्यूचर में बारी आएगी, क्योंकि हमें पता है कि सीपीयू वर्क करता है मिप्स के अंदर। सीपीयू वर्किंग इन मिप्स, मिप्स मतलब मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सीपीयू मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी को इसकी स्पीड के साथ कंपेयर किया जाए तो सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो होती है। इसी वजह से सीपीयू कभी भी हमारा जो होता है वो फारिग नहीं होता, बल्कि किसी और प्रोसेस को उठाएगा रेडी स्टेट में से और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव। अब नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव पता चला यानी अगर रेडी स्टेट में से एक प्रोसेस निकल के सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने अगर अब उस प्रोसेस को अगर पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी बीच में कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई टाइम काउंटर नहीं है, अगर तो उसको पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिर हमारे पास होगी हमारे पास नॉन प्रीएम्प्शन। लेकिन अगर चलते प्रोसेस को सीपीयू ने क्या किया, स्टॉप कर दिया, या उसका टाइम क्वांटम खत्म हो गया, या हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस वापस आ गया, तो फिर हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, प्रीएम्प्टिव का। यानी अगर ये वाली लाइन लगी हुई है तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव है। ये अगर ये लाइन लगी तो ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव है, लेकिन अगर ये लाइन नहीं लगी तो इसका मतलब ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इनको जरा ध्यान से समझना है। अब ये हमारे पास थी कुछ जो हमारे पास प्राइमरी स्टेट थी, जिसको हमने डिस्कस किया, न्यू स्टेट थी, रेडी स्टेट थी, रनिंग स्टेट थी, टर्मिनेट थी और वेटिंग स्टेट थी। अब इसमें एक एडिशनल स्टेट को भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर रेडी स्टेट में से एक प्रोसेस को उठा के हमने रनिंग स्टेट को दिया, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं हमारे पास 10 प्रोसेस पड़े हैं, हमारे पास न्यू स्टेट में 10 प्रोसेस है। अब वो 10 प्रोसेस कहाँ पे आ गए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके रेडी स्टेट के अंदर आ गए। अब रेडी स्टेट में से एक एक प्रोसेस को उठा के किसको दिया, सीपीयू को एलोकेट किया। लेट्स सपोज पहला प्रोसेस आया सीपीयू के पास, उस प्रोसेस ने डिमांड की आईओ की, यानी उसने कहा कि मुझे फलां फाइल को रीड करना है, मुझे किसी पार्टिकुलर फाइल का प्रिंट निकालना है, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको कहाँ भेज देगा, वेटिंग स्टेट के अंदर। फिर दूसरा प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस को उठा के कहाँ दे दिया, रनिंग स्टेट के ऊपर दिया। अब उस प्रोसेस ने भी डिमांड कर दी कि मुझे फलां फाइल को रीड करना है, तो उसको भी कहाँ भेज दिया जाएगा, वेटिंग स्टेट के अंदर। फिर तीसरा प्रोसेस आया, उसने डिमांड की आईओ की, तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, ब्लॉक स्टेट के अंदर। यानी इस तरह 10 प्रोसेस, ये हमारे पास अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि 10 के 10 प्रोसेस बोल रहे हैं कि मुझे फलां फाइल को रीड करना है, मुझे आईओ की रिक्वेस्ट पूरी करनी है, तो उन 10 प्रोसेस को कहाँ भेज दिया जाएगा, ब्लॉक स्टेट के अंदर या वेटिंग स्टेट के अंदर। अब ये स्टेट बेसिकली है तो एक तरह की क्यू ही रैम के अंदर है, तो ये क्यू क्या होगी, एक वक्त आएगा जब ये क्यू फिल हो जाएगी। तो जब ये क्यू हमारे पास फिल होगी तो फिर क्या होगा कि हमारे पास प्रोसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने इस क्यू को फिल नहीं होने देना। हम क्या करते हैं, हम अपने पास एक स्टेट बना देंगे, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट बना देंगे। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी ये स्टेट भरे ना, तो हम क्या करेंगे, एक एक प्रोसेस को उठा के कहाँ भेजे जाएंगे, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट के अंदर, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट के अंदर, ताकि यहाँ पे रह के वो अपना क्या करें, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपनी फाइल्स को रीड करें, अपना आईओ टाइम कंप्लीट करें। जब उनका आईओ टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उन प्रोसेस को दोबारा भेज दिया जाएगा वेटिंग स्टेट के अंदर, फिर वेटिंग से रेडी स्टेट के अंदर, फिर रेडी से रनिंग स्टेट के अंदर। तो ये एक पूरा लाइफ साइकिल है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हेल्प आउट करता है, जो सस्पेंडेड स्टेट से हमारे प्रोसेस को लेके वेटिंग स्टेट में लेके जाता है। यहाँ पे वर्क करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो ये हमारे पास तमाम वर्किंग थी स्टेट्स की, जिसके अंदर हमने प्राइमरी स्टेट्स को डिस्कस किया, और एक हमारे पास एडिशनल स्टेट थी जिसको हम सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट के नाम से जानते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया। तो जितने भी आपके इस प्रोसेस स्टेट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।